Hello everyone, I am Saurabh, your SST teacher, and today I am going to explain you about the event of Revolt 1857. So let's start this video and understand what is happened in the Revolt of 1857. तो स्टूडेंट, अगर हम लोग सबसे पहले डिस्कस करें तो हम लोग देखेंगे कि उसके कॉज क्या रहे रिवॉल्ट के। ठीक है, कि सबसे पहले क्या क्या कारण रहते हैं जिसकी वजह से रिवॉल्ट हो जाता है। तो सबसे पहला आपका कारण है इमीडिएट कॉज। इमीडिएट कॉज का मतलब तात्कालीन कारण। तात्कालीन कारण यानी उसी समय का ही रीजन क्या रहा जिसकी वजह से रिवॉल्ट हो गया। तो इसका रीजन था कि उस समय पे ब्रिटिश आर्मी में एक नई राइफ़ल इंट्रोड्यूस की गई थी जिसका नाम था एनफील्ड राइफ़ल। और ब्रिटिश आर्मी में हिंदू और मुस्लिम दोनों वर्क करते थे। तो दोनों के ही लिए जो पिग है वो अच्छा नहीं था। कोई भी अच्छा नहीं मानता, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, पिग को अच्छा नहीं मानते। और जो गाय थी वो पूजनी थी, भारतीयों के लिए, ये हिंदुओं के लिए पूजनी थी। ठीक है, तो ये न्यूली इंट्रोड्यूस जो कार्टिलेज थी इन्फेंट राइफल, इसको यूज़ करते टाइम पे जो कार्टिलेज इसमें लगाई जाती है उसको दांत से चबा के छीलना पड़ता था। तो दोनों ही हिंदू और मुस्लिम इसको यूज करने से मना कर देते हैं। तो सबसे पहले पर्सन जो ऐसा करने से मना करते हैं, ठीक है, और अपनी इन्फेंट्री के साथ में विद्रोह कर देते हैं, रिवॉल्ट कर देते हैं, वो थे मंगल पांडे। ठीक है, वो किसको बिलोंग करते थे? वो बिलोंग करते थे 34 इन्फेंट्री को। ठीक है, 34 इन्फेंट्री को बिलोंग करते थे। और बैरकपुर में वो विद्रोह कर देते हैं। किस डेट को करते हैं? 29 मार्च 1857। 29 मार्च 1857 को वो रिवॉल्ट कर देते हैं अपनी एक टुकड़ी के साथ में। जैसे कि कुछ सोल्जर्स हैं, उनके ग्रुप के साथ में वो अटैक कर देते हैं। ठीक है, तो कितने कितने सोल्जर्स होते हैं? 85 सोल्जर्स होते हैं। ठीक है, जब वो रिवॉल्ट कर देते हैं तो उन्हें पकड़ लिया जाता है, और पकड़ने के बाद में उनको फांसी दे दी जाती है। 8 अप्रैल 1857। 8 अप्रैल 1857 को उनको फांसी दे दी जाती है। और जैसे ही उनको फांसी दी जाती है तो पूरे देश से अलग अलग जगह से रिवॉल्ट शुरू हो जाता है। ठीक है, अलग अलग रीजन से रिवॉल्ट की स्टार्टिंग हो जाती है। तो ये हमारा कॉज हो गया इमीडिएट कॉज जिसकी वजह से रिवॉल्ट होता है। इमीडिएट कॉज हो गया इसका। अब हम लोग डिस्कस करेंगे पॉलिटिकल कॉज। तो पॉलिटिकल कॉज क्या रहा है जिसकी वजह से रिवॉल्ट हुआ? तो पॉलिटिकल कॉज में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो कई कई तरह की गलत नीतियाँ, जो इंडियन किंग्स थे या प्रिंस थे, प्रिंसली स्टेट थे तो प्रिंस वहाँ पर थे, और बाकी रीजन पे जो किंग्स थे उन पर गलत नीतियाँ ब्रिटिश गवर्नमेंट लगा रही थी। जैसे कि उन उन नीतियों में से सब्सिडरी अलायंस का एक कह सकते हो कि थोपना है। इसके अलावा डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स है। तो इन दोनों के बारे में आपको बताते हैं कि ये सब्सिडरी अलायंस क्या है और डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स क्या है। इसके तहत उन्होंने बहुत सारे रीजन्स इंडिया के कैप्चर कर लिए इन पॉलिसीज़ के थ्रू। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की पॉलिसी में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा कि अगर किसी के पास में एक रियल हायर नहीं है, रियल हायर का मतलब ये है कि जैसे एक पर्सन है तो उसका सगा बेटा ही होना चाहिए। ठीक है, उसका सगा बेटा ही होना चाहिए तो ही वो उसका उत्तराधिकारी बन सकता है, अदरवाइज नहीं बन सकता। ऐसी एक उन्होंने पॉलिसी निकाली जिसका नाम क्या है? डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। ठीक है, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। तो इस पॉलिसी के तहत उन्होंने कई राज्यों को नोटिस दिया। जो राज्य खुद से उनकी आधीनता स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हुए, उनके साथ उन्होंने वॉर किया, लड़े वो, और उस राज्य को अपने में मिला लिया, उस राज्य को हड़प लिया। तो ये तो हो गया डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। इसके अलावा उन्होंने एक और पॉलिसी लगाई जिसको कहते हैं सब्सिडरी अलायंस। तो ये सब्सिडरी अलायंस में क्या किया? सब्सिडरी अलायंस में जो दूसरे स्टेट थे उनको फोर्स किया कि वो ब्रिटिश गवर्नमेंट की अधीनता को स्वीकार कर लें। और जो ऐसे स्टेट थे या जो ऐसे प्रिंसली स्टेट थे जो उनकी अधीनता स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे, उनके साथ उन्होंने वॉर किया, उनके साथ उन्होंने युद्ध किया, और उनको हराने के बाद अपने आप में शामिल कर लिया, अपने राज्यों में मिला लिया। तो ये तो कारण हो गए, पॉलिटिकल कॉज हो गए आपके। ठीक है, ये आपके पॉलिटिकल कॉज हैं। इसके अलावा ये भी है कि
जैसे जिन किंग्स को पेंशन मिलती थी उन्होंने पेंशन देना बंद कर दिया, ठीक है, पेंशन देना बंद कर दिया। राजाओं की जो सल्तनत थी वो छीनी गई, हड़प ली गई। तो इन सारी वजहों से जो इंडिया के अंदर के प्रिंस थे या फिर किंग्स थे वो गुस्से में आ जाते हैं, या कह सकते हो उनके अंदर गुस्सा पनपने लगता है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट कॉज है रिवॉल्ट का। अलग अलग सेक्शन से लोगों के अंदर गुस्से का बनना, ये रिवॉल्ट के कारण है जो इकट्ठा कर रहे हैं लोगों को। बस केवल एक चिंगारी की देर है और रिवॉल्ट शुरू। तो वो चिंगारी लगाने का काम किसने किया? मंगल पांडे को दी गई फांसी ने। तो लोग अलग अलग तरीके से तैयार हो रहे थे रिवॉल्ट के लिए, क्योंकि वो खुश नहीं थे ब्रिटिश गवर्नमेंट से। तो ये पॉलिटिकल कॉज हो गया आपका। इसके बाद सोशल एंड रिलीजियस कॉज को डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स, सोशल कॉज अगर हम लोग देखें तो सोशल कॉज में जैसे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सती प्रथा को हटा दिया, ठीक है, एक एक्ट पारित किया जिसके तहत उन्होंने सती प्रथा को बैन कर दिया इंडिया के अंदर, कि अगर कोई भी फोर्सफुली किसी लड़की को सती होने के लिए कहता है, ठीक है, और अगर सती होती है तो उस समय पे उसके लिए कठोर सज़ा का प्रावधान रख दिया। इसके अलावा उन्होंने एक और अच्छा काम किया कि उन्होंने विडो रीमैरिज स्टार्ट करा दी। विडो रीमैरिज मतलब अगर कोई विधवा है तो वो दोबारा से शादी कर सकती है। तो कुछ उन्होंने अच्छे काम भी किए, लेकिन भारतीय समाज हमेशा से रूढ़िवादी रहा है, कंजर्वेटिव थिंकिंग का रहा है। कंजर्वेटिव थिंकिंग का मतलब है कि रूढ़िवादी सोच का, कि उससे ये लगता है कि जो हम करते चले आ रहे हैं वही सही है, दूसरा अगर कोई कुछ कर रहा है तो वो सही नहीं है, ठीक है। तो भारतीय लोगों को क्या लग रहा था कि ये लोग क्या कर रहे हैं, हमारे मामले में इंटरफेयर कर रहे हैं, जो हमारी इतनी पुरानी संस्कृति है, इतना पुराना सिस्टम है, उसको ये चेंज कर रहे हैं। इन्होंने सती प्रथा हटा दिया, विडो रीमैरिज स्टार्ट करा दी, जबकि वो अच्छा कर रहे हैं। लेकिन जो कंजर्वेटिव थिंकिंग के लोग हैं उन्हें तो ये लग रहा है कि ये हमारे साथ गलत कर रहे हैं, तो इसलिए उन लोगों के अंदर भी गुस्सा व्याप्त हो रहा था। रिलीजियस कॉज की बात करते हैं। रिलीजियस कॉज क्या था? रिलीजियस कॉज में आप ऐसे समझ सकते हो कि कई सारे रीजन थे, जैसे कि जो मिलिट्री में वर्क करने वाले इंडियंस थे उनको, जैसे हिंदू हैं तो वो टीका लगाते हैं तो उनको टीका लगाने से मना किया जा रहा था। जो मुस्लिम हैं वो अपनी चीज़ें जो फॉलो करते हैं उनको मना किया जा रहा था, ठीक है। इसके अलावा और भी रिलीजियस कॉज हैं कि उनको फ्रीडम से अपना जो रिलीजन है वो मानने की आज़ादी नहीं दी जा रही थी। अगर हम किसी आर्मी को ज्वाइन करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपना धर्म छोड़ देंगे। जो हमारा धर्म है वो रहेगा, ठीक है, हम उसको अपनी तरीके से मानेंगे, लेकिन ये फ्रीडम वहाँ पर नहीं दी जा रही थी। तो ये रिलीजियस कॉज हो गया आपका। इकोनॉमिक कॉज क्या रहा? इकोनॉमिक यानी अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ वो कारण क्या रहता है? तो स्टूडेंट, वो कारण होता है कि जो किसान है वर्ग है, किसान वर्ग है, उनके ऊपर नाजायज़ या कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा टैक्सेस थोपे जा रहे थे, टैक्सेशन की पॉलिसीज़ लगाई जा रही थी, जिसकी वजह से उनका सर्वाइव करना मुश्किल हो रहा था। वो अपने लैंडलॉर्ड को रिटर्न नहीं कर पा रहे थे, वो लोन ले लेते थे और जो पैसा है वो रिटर्न भी नहीं कर पाते थे, और एट लास्ट उनको फांसी लगानी पड़ती थी। जब वो पे नहीं कर पाएंगे तो उनको या तो वो फांसी लगा लेते थे और या फिर वो लैंडलॉर्ड की हत्या कर देते थे, ठीक है। तो किसानों के साथ भी अच्छा नहीं हो रहा था टैक्सेशन की वजह से। तो इकोनॉमिक जो कॉज है उनमें से अलग अलग सेक्टर के लोग खुश नहीं थे। जैसे कि आप क्राफ्ट पर्सन देख लो, क्राफ्ट पर्सन है या बिजनेसमैन है, तो बिजनेसमैन है तो अगर उसको बाहर बिजनेस करने जाना है इंडिया से बाहर, तो उसके ऊपर टैक्स लगाए जा रहे हैं, ठीक है, उसके ऊपर टैरिफ टैक्स लगाया जा रहा है, कई तरह के टैक्सेस लगाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से उसका बिजनेस करना मुश्किल हो रहा है। तो ये सारे कॉज हो गए आपके इकोनॉमिक कॉज, जिसकी वजह से लोग गुस्से में थे। और एक चीज़ है कि जो ब्रिटेन से बनी हुई चीज़ या यूरोप से बनी हुई चीज़ आती थी, उस पर वो कोई टैक्स नहीं लगाते थे, तो वो चीज़ें यहाँ पर सस्ती मिल जाती थी। और जो इंडियन गुड्स थे, जो भारत में ही तैयार किए गए माल थे, वो अगर बाहर भेजे जा रहे हैं तो उनमें इतने टैक्स लगा दिए जाते थे कि उधर तक जाते जाते चीज़ का दाम इतना ज़्यादा हो जाता था कि लोग उसको खरीदेंगे ही नहीं। वो तो वही खरीदेंगे जो जो सस्ता है और अच्छा है, ठीक है। तो इन सारी वजहों से जो कह सकते हो कि क्राफ्ट पर्सन है या बिजनेसमैन हैं, वो भी खुश नहीं थे। तो ये अलग अलग कारण थे जिसकी वजह से लोग तैयार हो रहे थे अंदर से रिवॉल्ट के लिए। और फाइनली जैसे ही मंगल पांडे को फांसी दी जाती है तो रिवॉल्ट में चिंगारी, कह सकते हो कि जो एक शोला
ठीक है, जमा हो रहा था, उसमें चिंगारी लगाने का काम, ठीक है, और कर देता है ये मंगल पांडे को फांसी देना। ठीक है, इसके अलावा मिलिट्री कॉज क्या थे? मिलिट्री कॉज कई कई सारे हैं। जैसे कि पहला तो आपको बताया यही मिलिट्री कॉज है कि जो इंडियंस ज्वाइन करते थे ब्रिटिश आर्मी को, पहली बात तो उनको बड़ी पोस्ट नहीं दी जाती थी, उनको कोई बड़ी पोस्ट नहीं दी जाती थी, उन्हें छोटी पोस्ट में रखा जाता था। दूसरी चीज़, उनके मामले में इंटरफेयर किया जाता था। इंटरफेयर करने का मतलब इंटरफेयर करने का मतलब आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे टीका नहीं लगा सकते आप, ठीक है, मुस्लिम है, अगर दाढ़ी रखना चाहते हैं वो दाढ़ी नहीं रख सकते, ठीक है। और इसके अलावा मिलिट्री कॉज में कि जो भी ब्रिटिश आर्मी को ज्वाइन करता है उनके साथ समझौता किया जाता था कि उन्हें 1 या 2 साल के लिए फॉरेन जाना पड़ेगा, अगर उन्हें भेजा जाता है तो उन्हें फॉरेन भी जाना पड़ेगा उनकी सर्विस देने के लिए, ठीक है। तो ये सारे कॉज रहे जिसकी वजह से रिवॉल्ट ऑफ 1857 हो जाता है। तो आई होप कि इतना समझ में आ गया होगा। और जब रिवॉल्ट स्टार्ट होता है, जैसे ही मंगल पांडे को फांसी दी जाती है, तो अलग अलग क्षेत्रों से कौन कौन ज्वाइन करता है, रीजन क्या होते हैं ज्वाइन करने के, वो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। सबसे पहले मेन सेंटर एंड लीडर्स ऑफ रिवॉल्ट, जैसे अगर झांसी से देखें तो झांसी से रानी लक्ष्मीबाई ज्वाइन करती हैं इस रिवॉल्ट को। जो कानपुर है, कानपुर से नाना साहब ज्वाइन करते हैं। अवध यानी लखनऊ, उधर से बेगम हजरत महल आपकी ज्वाइन करती हैं रिवॉल्ट को। दिल्ली दिल्ली से बहादुर शाह जफर ज्वाइन करते हैं इस रिवॉल्ट को, जिनको कि इस रिवॉल्ट का लीडर बनाया जाता है। सो स्टूडेंट, उसके आगे अगर देखें तो बहादुर शाह जफर दिल्ली से ज्वाइन करते हैं, और उनके ज्वाइन करने की वजह क्या होती है कि वो दिल्ली से लीड करना चाहते थे। और इसके अलावा जो बहादुर शाह जफर हैं, चूंकि इस रिवॉल्ट को एक लीडर चाहिए था, कोई एक फेस चाहिए था जिस फेस को लेके उसके आगे वो बढ़ें, रिवॉल्ट करें आगे। तो जो इंडियन पीपल हैं वो बहादुर शाह जफर को अपना लीडर बना देते हैं, ठीक है, वो उनको अपना लीडर बना देते हैं और उन्हीं के साथ में ही रिवॉल्ट को स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा अरह से अगर आप देखोगे तो जगदीश सिंह ज्वाइन करते हैं रिवॉल्ट को। तो ये अलग अलग रीजन से जिन लोगों ने ज्वाइन किया वो बताया गया है। अभी हम लोग देखेंगे कि रिजल्ट क्या रहे इस रिवॉल्ट के, क्या परिणाम निकलते हैं। ओके, तो देखते हैं रिजल्ट इसके क्या रहे। सो स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं कि रिवॉल्ट फेल क्यों हो गया, क्या रीज़न रहा है जिसकी वजह से रिवॉल्ट फेल हो जाता है। सो सबसे पहला अगर देखें हम लोग, तो सबसे पहला रीज़न क्या होता है रिवॉल्ट के फेल होने का? न्यूली इंडियंस अनसिम्पैथिक। जो न्यूली इंडियंस हैं, न्यूली एजुकेटेड इंडियंस हैं, जो अभी एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं, वो इंडियंस इस रिवॉल्ट के प्रति अनसिम्पैथिक रहते हैं। कई रीज़न होते हैं उनके अनसिम्पैथिक रहने का, यानी वो इस रिवॉल्ट में शामिल नहीं होते। पहला रीज़न तो ये होता है कि उन्हें कुछ न्यूली एजुकेटेड इंडियंस को ऐसा लगता था कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो हमारी भलाई के लिए काम कर रही है, ठीक है। और वहीं कुछ का ऐसा मानना था कि अगर हम अपनी एजुकेशन ले रहे हैं और कंप्लीट करते हैं तो हमें एम्प्लॉयमेंट देने का काम ब्रिटिश गवर्नमेंट करेगी, और अगर हम उसी के खिलाफ विद्रोह कर देंगे तो फिर हमें जॉब नहीं मिल सकती, ठीक है। तो वो इस रिवॉल्ट से दूरी बना के रखते हैं, ये भी एक कारण रहता है इस रिवॉल्ट के फेल हो जाने का, ठीक है। तो जो युवा वर्ग है वो इस रिवॉल्ट से दूरी बना के रखता है, ये भी एक रीजन है रिवॉल्ट के फेल होने का। इसके अलावा लिखा है देयर इज नो सेंट्रलाइज प्लान फॉर रिवॉल्ट, कि जो रिवॉल्ट हुआ उसके लिए कोई एक केंद्रीकृत प्लान नहीं था, सब अपनी अपनी वजह से रिवॉल्ट में लड़ रहे थे। जैसे जो किसान वर्ग है वो इसलिए लड़ रहा था कि उसके ऊपर जो नाजायज टैक्स थोपे जा रहे हैं उससे उसको मुक्ति मिले, ठीक है। बिजनेसमैन थे वो अपने पर्पज से ज्वाइन किए हुए थे इसको। जो किंग्स थे वो अपने पर्पज से कि हमारी जो सल्तनत है, खोई हुई इज्जत है, वो वापस आ जाए। तो एक सेंट्रलाइज प्लान नहीं था जिसपे कि सभी मिलके वर्क करते, इसलिए भी रिवॉल्ट फेल हो जाता है। इसके अलावा देयर इज नो प्री प्लानिंग फॉर द रिवॉल्ट, कि पहले से कोई प्लान नहीं था, रिवॉल्ट के लिए पहले से तैयार नहीं थे, प्री प्लान नहीं किया गया था रिवॉल्ट के लिए।
अचानक से शुरू हुआ और अलग अलग जगह से लोगों ने अपने अपने मतलब से इसको ज्वाइन किया। ठीक है। इसके अलावा एक और रीज़न है इसका फेल हो जाने का कि इंडियंस के पास में मॉडर्न इक्विपमेंट्स नहीं थे। ठीक है। मॉडर्न टाइप ऑफ वेपन्स नहीं थे जिसका कि वो यूज करते और इसमें सक्सेस हासिल करते। तो ये भी एक रीज़न है कि उनके पास मॉडर्न इक्विपमेंट्स या कह सकते हो मॉडर्न वेपन नहीं थे। जो रोड कंस्ट्रक्शन है या एक जगह से दूसरी जगह चीज़ों को पहुंचाना है वो लोगों के लिए आसान नहीं था। तो इस वजह से भी रिवॉल्ट फेल हो जाता है। इसके बाद सबसे लास्ट पॉइंट है कि इट कुड नॉट स्प्रेड थ्रू आउट द कंट्री, कि पूरे कंट्री के अंदर ये रिवॉल्ट फैलने में असफल हो जाता है। कई हिस्से इस रिवॉल्ट से अनजान रह जाते हैं, कई हिस्सों में लोग उनको पता नहीं चलता इसके बारे में। कुछ रीजन ही इस रिवॉल्ट में शामिल होते हैं जिसकी वजह से ये रिवॉल्ट फेल हो जाता है। ठीक है। तो ये रीजन है जिसकी वजह से ये रिवॉल्ट फेल होता है। अब हम लोग देखेंगे इफेक्ट क्या होता है जब ये रिवॉल्ट हुआ, तो इसका क्या प्रभाव पड़ता है ब्रिटिश गवर्नमेंट पे और वो लोग क्या क्या चीज़ें ठीक करते हैं। ठीक है। सो स्टूडेंट अभी देखते हैं कि उसके इफेक्ट क्या रहे रिवॉल्ट के। जब रिवॉल्ट हो जाता है तो उसके क्या क्या इफेक्ट हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहला इफेक्ट क्या होता है कि इंडिया के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन है वो खत्म हो जाता है। सो स्टूडेंट क्या होता है कि इंडिया के अंदर जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन चल रहा था वो ख़त्म कर दिया जाता है इस रिवॉल्ट के बाद। और एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो टेकन ओवर कर ली जाती है क्वीन विक्टोरिया के द्वारा। ठीक है। जो महारानी है ब्रिटेन की, उस समय की महारानी थी ब्रिटेन की, उनके द्वारा शासन ले लिया जाता है और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भारत में अंत कर दिया जाता है। इसके बाद ये जो रिवॉल्ट है वो भारतीयों को एक बहुत ही बड़ी इंस्पिरेशन देता है, कह सकते हो कि, और देशभक्ति जगा देता है भारतीयों के अंदर। उनके अंदर एकता की भावना आ जाती है और उन्हें ये भी समझ में आ जाता है कि अगर हम लोग एक होते और अच्छी प्लानिंग के साथ में ट्राई करते तो हम लोगों को फ्रीडम मिल जाती। इसीलिए रिवॉल्ट ऑफ 1857 को फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा जाता है इंडिया के लिए। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, क्योंकि इतनी ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ इतने ज़्यादा लोग जो इन्वॉल्व हुए हों, ये ऐसी पहली कोशिश थी। इसके पहले भी बहुत सारी कोशिशें हुई लेकिन उन्हें दबा दिया गया क्योंकि बहुत ही छोटी मात्रा में थी, बहुत ही बड़े स्तर पर और इतना बड़ा विद्रोह। तो इसलिए इसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा जाता है इंडिया का। ठीक है। तो ये इफेक्ट नंबर 2 है कि भारतीयों के अंदर एक प्रेरणा उनको मिलती है कि हम लोग फ्रीडम पा सकते हैं अगर हम एक प्लान तरीके से आगे बढ़ें। तो इसके बाद इस रिवॉल्ट के ख़त्म हो जाने के बाद में ये घोषणा की जाती है कि भारतीय सैनिक जो ब्रिटिश आर्मी में हैं उनकी संख्या घटा दी जाएगी और यूरोपियन जो सोल्जर्स हैं उनकी संख्या बढ़ाई जाएगी। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी रिवॉल्ट ऑफ 1857 में। अब हम लोग देखेंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में। तो स्टूडेंट अभी हम लोग आगे देखते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में कि इसमें क्या हुआ था, क्या चीज़ें चल रही थी, सबको समझते हैं। तो सबसे पहले हमें जलियांवाला बाग हत्याकांड को समझने से पहले हमें रॉलेट एक्ट के बारे में समझना पड़ेगा कि ये क्या है। ये एक प्रकार का एक्ट है। ठीक है। वो तब लाया जाता है, एक्चुअल में स्टूडेंट हुआ क्या था कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के पहले जो ब्रिटिशर्स थे उनकी इंडियन रूलर से बात हुई थी जिसमें कि उन्होंने वादा किया था कि जैसे ही वर्ल्ड वॉर फर्स्ट ख़त्म हो जाता है तो वो इंडिया को पूर्ण स्वराज दे देंगे। ऐसा उन्होंने प्रॉमिस किया था इंडियन रूलर से। लेकिन जैसे ही वर्ल्ड वॉर फर्स्ट ख़त्म होता है इंडियन सोल्जर्स भी इंडियन लीडर्स भेज देते हैं उनकी बात की वजह से, क्योंकि उन्होंने बोल दिया था कि हम आपको पूर्ण स्वराज दे देंगे। इसलिए इंडियन रूलर्स ने अपने इंडियन सोल्जर्स को वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में जाने दिया। ठीक है। और वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में फाइनली जो ब्रिटेन है उसकी विन होती है, वो जीत जाती है वॉर। और जीतने के बाद जब इंडियन रूलर्स जो हैं, ये कह सकते हैं इंडियन लीडर्स हैं, वो उनसे डिमांड करते हैं कि जो आपने प्रॉमिस किया था उसको आप फुलफ़िल करो।
तो वो उनका प्रॉमिस तो छोड़ ही देते हैं, कि प्रॉमिस तो भूल ही जाते हैं। इसके साथ साथ वो दमनकारी नीतियां अपनाना शुरू कर देते हैं, यानी जो प्रदर्शन चल रहे हैं, जो अलग अलग एक्टिविटीज़ चल रही हैं, उनको वो दबाना शुरू कर देते हैं। फ्रीडम्स तो देते ही नहीं हैं, उल्टा उनकी एक्टिविटीज़ को दबाना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे ही एक उन्होंने कठोर कानून पारित किया था, जिससे कि वो इंडियंस के ऊपर कंट्रोल बना सकें, जिसे हम कहते हैं रॉलेट एक्ट 1919। इस एक्ट में प्रावधान रखा गया कि जो पॉलिटिकल पॉलिटिकल लीडर्स हैं, ठीक है, ये पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, उनको बिना किसी ट्रायल के इम्प्रिजन कर दिया जाएगा, जेल कर दी जाएगी, ठीक है। तो ये एक बहुत ही कठोर कानून था, और यह पुलिस को बहुत ही इनॉर्मस पावर प्रोवाइड कर रहा था, ठीक है। तो जितने भी लोग थे इंडिया के अलग अलग सेक्टर से, कोई भी खुश नहीं थे। इसके अगेंस्ट में प्रदर्शन शुरू हो जाते हैं। तो अलग अलग हिस्सों से जब प्रदर्शन शुरू होते हैं, तो पूरे देश के अंदर रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट में प्रदर्शन चल रहे होते हैं। उसी टाइम पे 6 अप्रैल 1919 को गांधी जी को अरेस्ट कर लिया जाता है। गांधी जी प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो गांधी जी को 6 अप्रैल 1990 को अरेस्ट कर लिया जाता है। उनके साथ साथ उनके बाद डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, इनको भी अरेस्ट कर लिया जाता है, जो कि पंजाब के अंदर प्रोटेस्ट को आगे बढ़ा रहे थे। तो इनको जैसे ही अरेस्ट किया जाता है, तो जो पंजाब की जनता है, जो लोग हैं पंजाब के, वो डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू के अरेस्ट हो जाने की को का विरोध दर्ज कराने के लिए, कि उनको क्यों अरेस्ट किया गया, शांतिपूर्ण ढंग से 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन एक शांतिपूर्ण ढंग से जलियांवाला बाग में बैठे प्रदर्शन कर रहे थे। हजारों की संख्या में लोग थे, जो कि केवल प्रदर्शन करने के लिए वहाँ पर बैठे हुए थे। दो चीज़ों की वजह से था। पहला कि रॉलेट एक्ट गलत लाया गया था, और दूसरी चीज़ ये थी कि उनके जो मेन लीडर्स हैं सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, उनको गिरफ्तार किया गया था। इसलिए लोग वहाँ पर बैठे शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर रहे थे। उनके पास कोई औजार नहीं थे, ठीक है, वो निहत्थे थे, बूढ़े बूढ़े थे, उसमें औरतें थीं, बच्चे थे, वो शांतिपूर्ण ढंग से बैठे प्रदर्शन कर रहे थे। तभी वहाँ पर जनरल डायर अपने ट्रूप्स के साथ में आ जाता है, और उसमें बाहर निकलने का केवल एक ही गेट होता है उस जलियांवाला बाग में। तो उस ओनली एग्जिट गेट को वो क्लोज करा देता है अपने ट्रूप से, और मासूम बैठी हुई जनता पर फायर करा देता है। और उनको कोई चेतावनी नहीं दी जाती। जैसे कि कोई प्रोटेस्ट कर रहा होता है, तो देखा होगा कि अभी के टाइम पे जो पुलिस है, एक बार उनको चेतावनी देती है कि आप इधर से हट जाओ, इससे प्रॉब्लम हो रही है, ट्रैफिक जाम हो रहा है। जब लोग नहीं मानते, जब बहुत समझाते हैं, लोग नहीं मानते, तभी वो लाठीचार्ज करते हैं। लेकिन उन्होंने क्या किया, वो जलियांवाला बाग में गए गए उन्होंने गेट क्लोज किया, और अपने ट्रूप्स को बोल दिया कि फायर करो। फायर किया तो हजारों की संख्या में निहत्थे लोग मारे गए, हजारों लोग मारे गए, 2000 तक घायल हो गए, ठीक है। तो ये होता है जलियांवाला बाग हत्याकांड में। अभी हम लोग आगे और भी इवेंट्स डिस्कस करेंगे फ्रीडम स्ट्रगल के। तो इतनी सारी चीज़ें हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड में। अभी मूव करते हैं आगे, और भी चीज़ें देखते हैं। सो स्टूडेंट आगे मूव करते हैं, और हम लोग देखते हैं खिलाफत मूवमेंट के बारे में। सो स्टूडेंट, ये खिलाफत मूवमेंट क्यों लॉन्च किया गया, इसकी क्या वजह रही, वो सारी चीज़ें देखते हैं। तो जो स्टूडेंट वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ था, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में ब्रिटिश गवर्नमेंट की जीत होती है, और जो तुर्की है वो हार जाती है, वॉर में हार जाती है। तो उसके हार जाने की वजह से उसके ऊपर गलत संधियाँ थोपी जा रही थी, ठीक है, उसका डिसइंटीग्रेशन किया जा रहा था, उसके खंड किए जा रहे थे। और जो तुर्की के सुल्तान थे, या कह सकते हो आप खलीफा थे, वो मुस्लिम जगत के खलीफा माने जाते थे, मेन पर्सन माने जाते थे। तो जितने भी वर्ल्ड के मुस्लिम थे, अलग अलग कंट्रीज़ में जो मुस्लिम थे, वो अपने खलीफा को प्रोटेक्ट करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट कर रहे थे, ताकि जो अंग्रेज हैं वो इस बात पे गौर करें, और जो उनके खलीफा हैं उनके साथ गलत ना किया जाए, उनका शासन ना छीना जाए,
ठीक है। तो इंडिया के अंदर खिलाफत मूवमेंट लॉन्च किया जाता है और इसे लॉन्च करते हैं अली ब्रदर्स में लियाकत अली और शौकत अली, ये खिलाफत मूवमेंट को लॉन्च करते हैं ताकि कि जो मुस्लिम जगत के खलीफा हैं उनको प्रोटेक्ट किया जा सके, वॉर में हारने के बाद जो उनके साथ गलत हो रहा है वो ना हो, वो प्रेशराइज करें ब्रिटिश गवर्नमेंट को, अपने मूवमेंट से प्रेशराइज करें जिससे कि वो अपने कदम वापस ले और उनके साथ में जो गलत हो रहा है उससे उनको बचाएं। तो इसलिए ये मूवमेंट लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? लियाकत अली एंड शौकत अली, दोनों ब्रदर्स थे, उनके द्वारा ये मूवमेंट लॉन्च किया गया था। इसके बाद इस मूवमेंट से मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ज्वाइन हो जाते हैं और अ, हरत मोहिनी भी इस मूवमेंट को ज्वाइन कर लेते हैं और इसके बाद स्टूडेंट महात्मा गांधी भी इस मूवमेंट को ज्वाइन कर लेते हैं, खिलाफत मूवमेंट को, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये एक बहुत अच्छा मौका है जहाँ पर कि हम सपोर्ट करके हिंदू और मुस्लिम को एक कर सकते हैं और अगर एकता आ गई तो फ्रीडम लेने में आसानी होगी, ये कह सकते हो फ्रीडम हमें आसानी से मिल सकती है। तो महात्मा गांधी ने उस अवसर को बहुत ही बड़े अवसर के रूप में देखा और वो खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट करते हैं। जब वो खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट करते हैं तो जो खिलाफत लीडर्स हैं, यानी जो खिलाफत मूवमेंट को चला रहे हैं वो लीडर्स और इंडियन नेशनल कांग्रेस, खिलाफत लीडर्स और इंडियन नेशनल कांग्रेस के बीच में एक मीटिंग होती है और मीटिंग में ये समझौता होता है कि दोनों ही लीडर्स, इंडियन नेशनल कांग्रेस के और खिलाफत लीडर्स, साथ में मिलके नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को चलाएंगे, जो कि लॉन्च होता है 1920 को। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाएंगे दोनों ही साथ में मिलके, ठीक है। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में हुआ क्या था कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में वो पूर्ण स्वराज दे देंगे, पहली चीज़ तो वो नहीं की थी और दूसरा इतने सारे इवेंट हो गए थे जिसकी वजह से लोग नाखुश थे, तो प्रदर्शन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के रूप में चल रहा था, ठीक है। तो जैसे आप रॉलेट एक्ट के बारे में देख लो कि रॉलेट एक्ट पारित कर दिया जाता, पहली चीज़ कि जो उन्हें फ्रीडम देनी चाहिए वो नहीं दी। इसके बाद रॉलेट एक्ट भी पास कर दिया जो कि बहुत ही दमनकारी नीति थी उनकी। इसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड हो जाता है जिसमें कि हज़ारों की संख्या में लोग मारे जाते हैं। तो उसी का सेंटिमेंट दर्ज कराने के लिए या अपनी नाराज़गी को जाहिर करने के लिए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च किया जाता है 1920 में, जिसमें कि खिलाफत मूवमेंट में जो शामिल लीडर्स हैं वो भी ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। और ये जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था इसमें क्या बात कही गई थी, यानी इसमें गांधी जी ने कहा था कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसके साथ हम कॉपरेट करना बंद करेंगे, उनके जो बनाए हुए कॉलेज हैं वहाँ पर हमारे बच्चे नहीं जाएंगे, ठीक है। उनकी जितनी भी संस्थाएं हैं उनका हम बाइकआउट करेंगे, जो उनके प्रोडक्ट हैं उनको हम यूज नहीं करेंगे, ठीक है। यानी हमें ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ में कॉपरेट नहीं करना है, ये गांधी जी ने कहा था, ठीक है। और इस तरह से ये मूवमेंट आगे बढ़ा। तो इस मूवमेंट का एम क्या रखा गया? एम रखा गया अटेंड स्वराज, यानी स्वतंत्रता की प्राप्ति, स्वतंत्रता की प्राप्ति इस मूवमेंट का एम रहा। फिर आगे चल के इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को गांधी जी कॉल्ड ऑफ कर देते हैं। कॉल्ड ऑफ करने का मतलब वापस ले लेते हैं इस मूवमेंट को। कब लेते हैं? जब चौरी चौरा हत्याकांड, जो चौरी चौरा इवेंट है वो हो जाता है, ठीक है। तो चौरी चौरा के बारे में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और भी बहुत सारे इवेंट्स हैं जो डिस्कस करने हैं। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।